देखिए, किसी भी महान देश के दिल में ना सिर्फ एक रूल बुक नहीं होती, वहां एक आत्मा होती है, एक फिलॉसफी। तो आज हम भारत के संविधान की उसी आत्मा में उतरने वाले हैं, उन गाइडिंग लाइट्स को समझने वाले हैं जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की तकदीर तय करती हैं। के.एम. मुंशी की ये बात पूरी कहानी की नींव रखती है। वो कहते हैं कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो हमारे संविधान की राजनीतिक जन्मकुंडली है। मतलब ये देश के भविष्य का एक पूरा नक्शा है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से संविधान की कहानी शुरू होती है, प्रस्तावना से। इसे राष्ट्र का नॉर्थ स्टार समझिए, जो हमें वो मंजिल दिखाता है जिसे पाने के लिए ही तो ये सब बनाया गया था। तो सवाल यह है कि संविधान को इतनी ताकत मिलती कहां से है? जवाब इसके पहले कुछ शब्दों में ही है, हम भारत के लोग। मतलब ये कोई दस्तावेज नहीं है जो किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने हमें थमा दिया हो। नहीं, इसे खुद नागरिकों ने अपने लिए बनाया है। असली पावर जनता के हाथ में है। और यही प्रस्तावना भारत के कैरेक्टर को 5 बहुत ही अहम शब्दों में डिफाइन करती है। चलिए एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं कि ये भारतीय राज्य की नींव कैसे बनते हैं। पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, अपने घर में पूरी तरह से पावरफुल, और सबसे जरूरी, किसी भी बाहरी कंट्रोल से बिल्कुल आजाद। दूसरा, समाजवादी यानी सोशलिस्ट। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है एक ऐसा सोशल सिस्टम बनाना जिसमें सबका भला हो, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का नहीं। इसका मकसद है शोषण और मौकों की बराबरी ना होने जैसी चीजों को खत्म करना। तीसरा, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। ये पक्का करता है कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, और भारत जैसी डाइवर्स कंट्री में ये सिद्धांत सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करने की गारंटी देता है। चौथा, जाहिर है एक लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक। यहाँ असली ताकत लोगों के पास है, जो वो अपने चुने हुए नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करते हैं। सरकार जनता चुनती है और वो जनता के प्रति ही जवाबदेह होती है। और आखिर में भारत एक गणराज्य यानी रिपब्लिक है। मतलब देश का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति का पद, किसी भी नागरिक के लिए खुला है। ये किसी को विरासत में नहीं मिलता, ये कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। तो ये 5 पिलर्स खड़े क्यों किए गए? ताकि ये 4 गहरे वादे पूरे किए जा सकें जो प्रस्तावना हर नागरिक से करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो आइडियल्स हैं जिन्हें पाने के लिए देश को हमेशा कोशिश करते रहना है। अच्छा, तो अगर प्रस्तावना मंजिल है तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि किस रास्ते पर चलना है? बस यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको आप सरकार के लिए एक ऑफिशियल रोड मैप की तरह समझ सकते हैं, एक टू डू लिस्ट जो हर आने वाली सरकार को रास्ता दिखाएगी कि प्रस्तावना में देखे गए सपनों को असलियत में कैसे बदलना है। अब यहाँ पर मौलिक अधिकारों और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर उनका हनन होता है तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। वो एक नागरिक की ढाल हैं, एक तरह का प्रोटेक्शन। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब ये सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट है, एक गाइडलाइन है, एक लक्ष्य है। इनको लागू करवाने के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। और ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये गवर्नेंस का पूरा ब्लूप्रिंट है। इनमें ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और पर्यावरण की रक्षा करने तक सब कुछ शामिल है। ये प्रस्तावना के वादों को एक्शन में बदलने का पूरा प्लान है। लेकिन संविधान सिर्फ सरकार को ही नहीं बताता कि क्या करना है। वो इस राष्ट्रीय सफर में हर नागरिक की भूमिका भी तय करता है, और वो हैं हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये बात मूल विचार को पकड़ती है कि अधिकार और कर्तव्य असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि ये कर्तव्य ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में जोड़ा गया था, शायद ये याद दिलाने के लिए कि एक महान देश सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं बनता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से भी बनता है। ये कर्तव्य सब मिलकर एक तरह से नागरिकों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने जैसी बेसिक चीजों से लेकर साइंटिफिक सोच और भाईचारे जैसे प्रोग्रेसिव विचारों को बढ़ावा देना भी शामिल है। लेकिन ये पूरा ढांचा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक डायनामिक रिश्ता है जिसे हमारी जुडिशरी लगातार इंटरप्रेट करती है और बैलेंस करती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता है। सोचिए,
एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन फिर ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में उस फैसले को पलट दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये तो इसका एक अटूट हिस्सा है, इसकी मूल संरचना का पार्ट है। यही लगातार चलने वाली बातचीत इसे आज भी रिलेवेंट बनाए रखती है। तो आखिर में ये तीनों चीजें मिलकर एक संवैधानिक कंपास की तरह काम करती हैं। प्रस्तावना हमारा नॉर्थ स्टार है, वो मंजिल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए नक्शा हैं जो रास्ता दिखाते हैं, और मौलिक कर्तव्य वो ईंधन है जो इस सफर को आगे बढ़ाता है, यानी हर नागरिक का अपना योगदान। और यहीं पर यह पूरा मामला एक बड़े सवाल पे आके रुकता है। अधिकारों, कर्तव्यों और लक्ष्यों के बीच ये जो बैलेंस है, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है। ये इस बात के दिल में है कि एक राष्ट्र होने का मतलब क्या है। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी को एक व्यक्ति के अधिकारों, नागरिक के सामूहिक कर्तव्यों और देश के लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच सही तालमेल कैसे बिठाना चाहिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही बात इस लिविंग डॉक्यूमेंट को इतना फैसिनेट करने वाला बनाती है।